प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बच्चे नए हैं, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ पूरा मॉडल पेपर देख रहे हैं ना, ये यूपी में एसपी का मॉडल पेपर है दोस्तों। ठीक है, इसे कर लेने से लगभग मान के चलिए कि इस पेपर से पर्सनली 25 से 30% निश्चित रूप से फंसेगा, क्योंकि ये गेस्ट पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गेस्ट पेपर 2022-23। आप यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर जाएंगे, बहरहाल इस समय तो ब्लॉक कर दिया गया है, वो वेबसाइट पर ये नहीं मिलेगा, लेकिन अभी 15 दिन पहले उसी वेबसाइट से ये मटेरियल लोड किया गया है और इसमें से लगभग 25 से 30% क्वेश्चन फंसता है हर साल। तो जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, आपके सजेशन के बाद, आपके कमेंट के बाद, आपके फ़ोन कॉल के बाद मैंने एक सीरीज लॉन्च किया है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास 12th के हों, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हैं। तो 10th के बच्चों के लिए भी आपका एक सब्जेक्ट परचेज करेंगे, ध्यान देना, 7 सेट मिलेगा आपको। हिंदी के 8 सेट, मैथ के 8 सेट और इंग्लिश के 7 सेट और सोशल साइंस के 7 सेट और साइंस के 7 सेट। संस्कृत का आपका नहीं मिलेगा, संस्कृत के 1-2 सेट मिल सकते हैं। इतना अगर सेट आपको लेना है, इतने का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा नंबर एग्जाम में मिलेगा। तो जो बच्चे हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, वो 101 रुपये देकर हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का आपको 101 रुपये लगेगा, एक सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 30 रुपये लगेगा। ठीक है ना, आप इस नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा 7992087382 पर, और इसी व्हाट्सएप के ज़रिए आपको पूरा जो सलेबस है, पूरा जो कोर्स है, वो इसी नंबर पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं, इस नंबर से संपर्क करें। अब देखिए, पहला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। प्यारे बच्चों, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये बोर्ड कापी मिलेगी आपको, ठीक है ना, ये बोर्ड कापी मिलेगी। और इस बार आप जानते हैं कि 2023 के एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी टाइप प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पी 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, उसके बाद जो है आपके लघुत्तरी दीर्घोत्तरी टाइप प्रश्न होंगे खंड ब से। तो इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन। तो जब एग्ज़ाम में बैठोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या पड़ेगा, ये 6 पॉइंट भरने पड़ेंगे। ठीक है ना, भरना कैसे पड़ेगा उसको आपको हम दिखा देते हैं। जैसे एक पेपर ले लेते हैं हम, कोई एक पेपर मैंने यहाँ भरा हुआ है। देखिए, ये देखो, ये मान लीजिए आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो 10 अंक का रोल नंबर आपको भरना पड़ेगा प्यारे बच्चों। कितने अंक का रोल नंबर? 10 अंक का रोल नंबर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये 10 अंक का रोल नंबर आपको कैसे भरना है ज़रा ध्यान देना। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट भरने होंगे। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। तो पहले पॉइंट पर रोल नंबर होगा। जैसे हम एक 2022 का पेपर आपको दिखा दें। देखिए, ये 2022 का पेपर है। ठीक, ये इसमें कितने अंक हैं? देखो 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक के रोल नंबर हैं। ठीक है, और हमारे साथ हमारे पास पेपर हैं 2022 के हिंदी वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है ना, सारे पेपर्स हमारे पास उपलब्ध हैं और इन पेपरों का सलूशन हम विधिवत कराएंगे। तो ये रहा आपका पेपर, और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे प्यारे बच्चों, तो ये 10 अंक का रोल नंबर आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे 10 अंकों का। उसके बाद आपको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखना है? 2, 3, 2, 5, 2, 3, 5, 4, 5, 0, ऐसे शब्दों में भरना है। उसके बाद आपको विषय जो भी होगा यहाँ पे विषय डालना। ठीक, विषय विज्ञान है तो विज्ञान डालो, हिंदी है तो हिंदी डालो, सामान्य हिंदी तब जो विषय वो डाल देना।
प्रश्न पत्र, यहाँ पे देखो हर पेपर में हर प्रश्न पत्र में एक ही पेपर होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो ये जो है ना ये संकेतांक होता है जो, और ये संकेतांक नहीं होता, याद रखना दोस्तों इस तरीके से आपका पेपर, जैसे ये तो हाई स्कूल का है, ये इंटर का है, इंटर में भी इस तरफ संकेतांक होता है और हाई स्कूल में भी इसी तरफ, ठीक, ये वाले संकेतांक नहीं होते हैं। और ये संकेतांक आपको भरना कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ डालना, परीक्षा तिथि, जिस तिथि को आप परीक्षा तिथि और डैश करके पाली, 10 वाले जो क्लास 10 के बच्चे सुबह से परीक्षा देंगे, इसलिए यहाँ पे प्रथम पाली लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रथम पाली। फिर केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। इतना काम आपको साफ साफ करना है, इसमें कोई गलती नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक। ये तो रहा आपके दोस्तों, ये तो रहा आपके हिंदी का पेपर, ठीक। अब इस पेपर्स का सलूशन करेंगे हम लोग, ध्यान देना। और हमारे पास जैसे देखो ये मैंने अभी डालेंगे, मैथ का भी पूरा पेपर्स का सलूशन इस बोर्ड की कॉपी में रखे हुए हैं, ठीक, इसका भी करेंगे। फिर ये देखो साइंस का भी मैंने, विज्ञान का भी रखा हुआ है, ठीक, इसका भी पूरे पेपर्स का सलूशन करेंगे। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे सिलेबस खरीदना चाहते हैं, कोर्स खरीदना चाहते हैं, हमारे इस नंबर संपर्क कर लें। क्लास 10 के बच्चे का टॉपर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को खरीदने से, इस कोर्स को प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा नंबर आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन को उठाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो याद रखना दोस्तों, बाबू गुलाब राय जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। ये सब प्रश्न आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी पर टिक करना है। जैसे आपको एक मॉडल हम दिखा देते, OMR शीट होगी कैसे दोस्तों, OMR शीट आपकी इस तरीके से होगी। देखिए ये OMR शीट है, ठीक है ना, ये आपकी OMR शीट है। यहाँ पे इस तरीके से इतना OMR शीट अलग से मिलेगी और ये जो कॉपी है ना बोर्ड की, ये अलग से मिलेगी। तो यहाँ पे 2 कॉपियाँ आपको मिलेगी, एक OMR शीट टाइप मिलेगी, एक ऐसे मिलेगी। OMR शीट में आपको 20 प्रश्न बहुविकल्पी के OMR शीट में भरने पड़ेंगे। पहले नाम, छात्र का नाम यहाँ डालना है, ठीक, फिर अनुक्रमांक डालना है, फिर विषय, फिर दिनांक, इतना आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। फिर आप देखो और फिर यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक, स्टूडेंट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर जो आपको परीक्षा दी गई वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ना, पहला, तो देखो कैसे करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान देना प्यारे बच्चों। जैसे ये पहले का दूसरा सही है ना, तो यहाँ पे देखो पहले का B यहाँ पे आपको क्या कर देना है, काला कर देना है। डॉट पेन से करना, लाल उल से मत करना, याद रखना। तो पहले का B आपको काला कर देना दोस्तों। फिर देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध की रचना है। तो यहाँ पे दूसरे का कौन सा सही है, पहला, तो यहाँ पे दूसरे का A नंबर काला कर देना है, ठीक। इस तरीके से एग्जाम में आपको भरना पड़ेगा। फिर देखो गबन किसकी रचना है, तो यहाँ है मुंशी प्रेमचंद। तो तीसरे का कैसरा सही है, पहला, तो तीसरे का A नंबर यहाँ पे आपको ब्लैक से डॉट पेन से, जेल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है इसमें, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे भरेंगे, ठीक। इसे कॉपी में नहीं लिखना है, इसे बस गोला भरना है। ये आपको MR शीट इतना मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको बस है चालू करना है, ठीक। चलिए अब देखिए गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। फिर देखो आगे क्वेश्चन, शुक्ल युग की समाधि है। दोस्तों शुक्ल युग की समाधि जो है 1919 से 1938 तक थी, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो नीड़ का निर्माण दोस्तों आत्मकथा की रचना है। किसकी रचना है, आत्मकथा की रचना है। अगला है प्रिप्रवास किस युग की रचना है, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, प्रिप्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है। किसकी रचना है, द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। अगला है मधुशाला, ध्यान देना,
मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला भारत भारती किसकी रचना है? तो याद रखना भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला है आधुनिक काल कब से कब तक है? तो याद रखना दोस्तों आधुनिक काल जो है 1843 से अब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक? 1843 से अब से तक। अब है मतीराम किस युग के कवि हैं दोस्तों? तो मतीराम याद रखना रीतकाल के कवि हैं। किसके हैं? रीतकाल के कवि हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों ह्रास रस का जो स्थायी भाव है वो ह्रास होता है। क्या होता है दोस्तों? ह्रास होता है। ठीक है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल अप आतप पर्यु प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में दोस्तों उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान देना उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए दोस्तों ह्रास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ह्रास रस का स्थायी भाव होता है ह्रास। ठीक है ना। और ये है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गाद मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो याद रखना रोला छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है। फिर देखिए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आकर्षण शब्द में जो है आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसमें? आ उपसर्ग। देखो आ लगा हुआ है ना। अब देखिए प्रत्यक्ष, जरा ध्यान देना आगे। प्रत्यक्ष प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है ना। आंसू का तत्समक रूप क्या होता है दोस्तों? आंसू का अश्रुत होता है। क्या होता है? अश्रु होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जरा ध्यान देना यण संधि का सूत्र, यण संधि का सूत्र इको यणचि क्या होता है दोस्तों? इको यणचि होता है यण संधि का सूत्र। ठीक है। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति, तो फलस शब्द का विभक्ति एवं वचन षष्ठी विभक्ति एक वचन है। फलस शब्द का विभक्ति। अगला है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं वर्णात्मक प्रश्न खंड ब की ओर, और ये आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है। अभी तो आपने 20 नंबर का एमसीक्यू टाइप बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। अब आप दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी टाइप प्रश्न जो लिखेंगे वो 50 अंक के होंगे। आप जानते हैं दोस्तों 30 अंक के आपके स्कूल से ही मिल जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट फाइल के तौर पर मिलता है। ठीक है। 20 नंबर आपके बहुविकल्पी हो गए, 50 आपको लिखना पड़ेगा, यानी 50 तो आपका हो गया। अब बचा है 50। अब आ जाते हैं 50 में हम लोग कूद लेते हैं। ठीक है ना। अब कुदान लेंगे दोस्तों देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोग में मित्रता हो सकती है। दोस्तों ये ना गद्यांश 2 गद्यांश दिए होते हैं। एक गद्यांश आपका इस तरफ है अथवा के नीचे, और एक गद्यांश अथवा के ऊपर। तो आप दोनों में से एक ही करना है, तो हम अथवा के ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए जरा, ये है, जरा ध्यान देना। पहला उपर्युक्त, देखिए प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये है आपका ऊपर, इसका कोई बात नहीं। ठीक है। खंड ब का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर
उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। तो इसके गद्यांश का संदर्भ क्या है जरा ध्यान देना, ये है संदर्भ। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो इनमें 3 प्रश्न हैं। गद्यांश क्या है इसका, ये गद्यांश का संदर्भ लिखना है, संदर्भ, ये जो गद्यांश है। ठीक, तो इस गद्यांश का संदर्भ क्या है जरा ध्यान देना। इस गद्यांश का संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित है ना, देखो इसके नीचे रेखाएं हैं, इसी की व्याख्या करनी है। करा है, यदि कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है गद्यांश का। ठीक है, तो इस गद्यांश का व्याख्या जो है प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ध्यान देना, मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं दोस्तों, जरा ध्यान देना, कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की ही तरह, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरह आकर्षित होता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर ये कहाँ से मिलेगा, तो जो हमारा पहला गद्यांश है ना, वही तीसरा नंबर है ये वाला क्वेश्चन ये। ठीक, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता, ध्यान देना, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे जरा ध्यान देना, निर्मल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक, चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं खंड ब के दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक, खंड ब के दूसरा प्रश्न क्या है जरा ध्यान देना। दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चरण कमल बंदव हरिराई, जा की कृपा पगु गिरि लेहों, अधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव ती पाई। इसमें क्या करना है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और उसके बाद उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये गद्यांश का संदर्भ। ठीक है, तो इस गद्यांश का संदर्भ क्या है दोस्तों, आपको ये पूरा उतारना नहीं है, आपको चरण कमल डाट करके लास्ट का ती पाई तक लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये गलती नहीं करना है जो यहाँ पे गलती की है दोस्तों। आपको प्रश्न उतारना हिंदी में, आपका चरण कमल और डाट ती पाई तक लिखना है। उसके बाद संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद्य शीर्षक से उद्धृत जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर
काव्य से लिया गया है। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे, जिस मैं उस भगवान के, अब रेखांकित अंश में कहाँ से कहाँ तक है, तो बहिरव सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई, ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करोगे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधेरे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। ठीक है दोस्तों, और ज़रा ध्यान देना। और इन्होंने क्या लिखा, और लिखा महादरिद्र भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों को बार बार वंदना करता हूँ। दोस्तों ये रहा आपका दूसरे का दूसरा। अब उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, तो उपर्युक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है दोस्तों, यानी ये जो आप पंक्तियाँ देख रहे हैं ना, ये पंक्ति जो देख रहे हैं इसमें रूपक अलंकार है। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आ जाते हैं। तो सभी लोग जो बच्चे नए हैं वो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहे हैं क्योंकि ये यूपीएमएसपी का है, गेस्ट पेपर है, तो इसमें से 20% से 25% क्वेश्चन निश्चित रूप से फंसेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपको परचेज करना है तो हमारे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन आपको मिल जाएगा और 101 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट लोगे तो आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए दोस्तों, 30 रुपये देने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देना। 3 नंबर देखो, पद्यांश में भी 2 है, अथवा के ऊपर अथवा के नीचे, तो हम अथवा के ऊपर वाला किए हैं। दो में से एक ही करना पड़ता है, याद रखना। खूब देख कर जाना मेरे इस पूरे वीडियो को। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ का सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 गद्यांश है, एक ऊपर है एक अथवा के नीचे, इन दोनों में से एक ही करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन करना है, एक करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये वाला नहीं किया है, आपको ये वाला किया है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अकस्माकम पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम तुम महातम प्रत्यन्यम अकुर्वम तो अकस्माकम जीवनस्य संस्करणाय यान आचारानाय विचारणाय च अदर्शनम तत् सर्वम अकस्माकम संस्कृति। तो ये है दोस्तों इसका अनुवाद और संदर्भ लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये देखो मैंने कहा कि जब भी एग्जाम में लिखेंगे मानव जीवनस्य अकस्माकम संस्कृति, मानव जीवनस्य डॉट अकस्माकम संस्कृति, ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक, फिर संदर्भ इसका क्या है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उत्कृत है। इसमें लेखक ने भारतीय संस्कृत की परिचय देने के लिए संस्कृत का अर्थ बतलाया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद मानव जीवन का, अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या है, तो हिंदी अनुवाद है मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृत कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी संस्कृति है। अब आ जाते हैं प्रश्न 4 के। प्रश्न 4 क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये वाला आपका नहीं किया गया है। सर्वे भयन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मैंने संदर्भ और हिंदी में अनुवाद किया। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भे। संदर्भ क्या है,
तो जरा ध्यान देना इसका संदर्भ दोस्तों। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नाम से पाठ से उत्कृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। हिंदी में सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। ठीक, ये हिंदी में अनुवाद है। अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर इनकी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो हर जिले का अलग अलग होता है। अब हम लोग प्रयागराज के हैं तो यहाँ पे मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर ठीक अग्र पूजा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इसमें किए गए हैं। ठीक, अग्र पूजा के कर देते हैं, इसमें जो है अग्र पूजा या फिर मुक्ति का कर देते हैं। ठीक है ना। मुक्तिदूत महाकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र या मुक्तिदूत खंड के चतुर सर्ग के कथानायक का कर देते हैं, मुक्तिदूत का कर देते हैं। ठीक है ना। तो हर जिले का अलग अलग होता है, जो अगले वीडियो में आप देखेंगे, जो जिस जिले का होगा उसका यहाँ पे लिखा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैं पहला कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। फटाफट आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि अब पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए इस तरफ भी आप बच्चे स्क्रीनशॉट लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा प्रश्न इसका। ठीक, इसी में 2 प्रश्न था ना पहले में ही, तो रोमन अंकों में यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा भी इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, दिए गए लेखों में जीवन, जरा ध्यान देना। अब आ जाते हैं 66वें नंबर प्रश्न की ओर। 66वां नंबर क्या दोस्तों? 66वां नंबर है, जरा ध्यान देना, 66वां नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से एक जीवन परिचय देना है। ठीक है ना। जीवन परिचय की प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैंने यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय का उल्लेख किया है। यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय क्या है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। पिता के साथ 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ में मिर्ज़ापुर आ गए और 1921 ईस्वी में दोस्तों स्क्रीनशॉट इस भाग का लेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, फिर इन्होंने क्या करा, जरा ध्यान देना। इन्होंने मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कांस्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायता के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। तदनंतर उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में कला के अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। दोस्तों इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की, जरा ध्यान देना। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? तो दोस्तों रचनाएं शुक्ल जी की एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। निबंध चिंतामणि 2 भाग तथा विचार खिरी। ठीक, आलोचना क्या है? रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास। इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथवाली। ठीक है। अब देखिए 66वें का नंबर, 66वें का ख देख लेते हैं दोस्तों। आपको प्रश्न दिखा देते हैं यहाँ पे। 66वें का ख, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो महाकवि सूरदास। ठीक, सूरदास का जीवन परिचय यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो
चलिए इसे भी बता देते हैं। तो दोस्तों सूरदास जी का जन्म आगरा में से मथुरा जाने वाली एक सड़क पर नूरकता नामक गांव में बैसाख सुदी सन 1878 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास भी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण, जरा ध्यान देना, कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप से में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनमें भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने, जरा ध्यान देना दोस्तों, इस पर अष्ट छाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। गऊ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण को लीलाओं का गायन करते रहे थे। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। रचनाएं सूरसागर, सुरसावली तथा साहित्य लहरी। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर 7 में जरा देखिएगा दोस्तों, प्रश्नोत्तर 7 क्या है। पर अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ को ये एक श्लोक लिखिए इस प्रश्नपत्र पर न आया हो। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में वो ऐसा श्लोक लिखिए जो न आया हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 2 नंबर का होता है। देखिए श्लोक लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में श्लोक ये वाला जो मैंने लिखा है ये नहीं आया है, ठीक। चाह नहीं मैं सुरसा वाला के गहनों में गूंथ जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं समारोह के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चंडू भाग्य इठ लाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उत्पत में देव तुम फेंके, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जाए वीर अनेक। ये है हमारे श्लोक। आइए अब हम 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा चंद्रशेखर कह आसीत, तो उत्तर है इसका चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तिश्चासीत। फिर देखिए दूसरा इसका चौथा प्रश्न है वीर केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते, इसका उत्तर है। फिर आप देखिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो आप याद रखना जनसंख्या लाभ हानि पर मैंने एक, जरा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या पर दिया हुआ है, ठीक। जनसंख्या पर 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जनसंख्या लाभ हानि पर। तो यहाँ पर जनसंख्या का बहुत बड़ा विस्फोट है। हमारे भारत में जनसंख्या बढ़ती आबादी के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जिसका निबंध आपको कम से कम मान के चलिए 3 पेज से कम नहीं लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पूरे पेपर्स का सलूशन हुआ। अब जो भी दिक्कत होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बता देना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना है, आपको 80 पार करना है, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 10th के बच्चों 101 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। वो यही बोर्ड की कॉपी में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसके भी PDF मिल जाएंगे उसमें। तो चलिए अगले वीडियो में आपको फिर से हम एक नया गणित का या फिर विज्ञान का लेकर पेपर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।